Hello, dear students. Again, I am welcoming you on your own YouTube channel where you are getting continuously the easy tricks of the biology, the concepts of biology that are you are getting in very few words, in very easy words. So again, as we all know that it is the 26th of January, so our India and we all are celebrating our Republic Day. So again, this time I want to wish you a very happy Republic Day. जैसा कि आप बोर्ड देख करके जान गए होंगे और पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपसे बताया भी था, प्रॉमिस किया था दैट अगेन लेक्चर वीडियो विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो है किडनी, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक मेजर पार्ट है, एक मेजर ऑर्गन है, उसके अंदर फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ये हमने कैसे देखा था, कैसे सीखा था, ये देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया था। आज हमें ये देखना है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत जल्दी इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं और आप सभी अपने आईसीएससी, आईएससी के साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए, खुद भी देखिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी एक फेयर कंपटीशन आपको दे सके। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक स्टार्ट है यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। मैं पिछले वीडियो का लेक्चर वीडियो का जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर के पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझे, उसको देखे, जिससे ये वीडियो लेक्चर उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और आइए देखते हैं, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, आप सभी देख रहे हैं, ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने आपको लोकेशन बना के दिखाई है कि कहाँ पर ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है इनसाइड अ किडनी। तो जो नेफ्रॉन का पार्ट है इनसाइड अ किडनी, हमने पहले भी पढ़ा था दैट आवर किडनी कंसिस्ट टू रीजन। द आउटर रीजन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। जो बाहर का रीजन है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर साइड में जो रीजन होता है उसको मेडुला कहा जाता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में बता रखी है, आप सभी पिछला लेक्चर जरूर देखिए जाकर के। मेडुलरी रीजन में हमारे कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स, जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इन रीनल पिरामिड से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये मैंने बना रखा है, दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन डेफिनेशन में आप कह सकते हैं नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, या आप ये भी कह सकते हैं नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोनों ही बातें सही हैं। इसमें किडनी में हमने एंटर करते हुए एक ब्लैक कलर से और एक ग्रीन कलर से दो ब्लड वेसल्स दिखाई हैं। ये ब्लड वेसल्स रीनल आर्टरी एंड रीनल पिरामिड्स, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन है। इन रीनल आर्टरी और वेन का सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि रीनल आर्टरी जो होती है वो किडनी के लिए बाहर से ब्लड लेकर के आती है, बाहर इन द सेंस हार्ट की तरफ से ब्लड लेके आती है, और रीनल वेन जो होती है वो आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड को किडनी से लेकर के हार्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और मैंने वेसल निकाली, एक और ट्यूब निकाली है। द ट्यूब इज कॉल्ड द यूरेटर। आप इसको यूरेटर कहेंगे, that is called ureter, not we, it is you. Okay, so ureter. Inside the human excretory system there are two kidneys and each kidney consists single ureter, so we can say that there are two ureters found inside the human body. So आप हम सीधे जल्दी से आ जाते हैं हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, नेफ्रॉन दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेफ्रॉन जो होता है उसके दो मेजर पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हमने बोला मैलपिगियन बॉडी, मैलपिगियन बॉडी, मैलपिगियन बॉडी। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन।
ये सारे पार्ट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इन केस किसी बच्चे को ये वीडियो पहली बार मिल रहा है, उसने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पिछले लेक्चर का वीडियो जरूर देख ले, वहां मैं लिंक दे दूंगा। अब देखिए ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन और माल्पिगियन बॉडी हमें कहाँ मिलेगा नेफ्रॉन में? तो ये जो पार्ट आप यू शेप्ड देख रहे हैं, इस पार्ट को हम माल्पिगियन बॉडी कहेंगे। आफ्टर दिस पार्ट, यहां से लेकर के, जहां से हमारा ट्यूब का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यहां से लेकर के लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टिल हियर, क्या कहलाएगा? ट्यूबुलर सेक्शन कहलाएगा। मैं लेबलिंग यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ लेबल करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ नेफ्रॉन का मेजर पार्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपके लिए दो ब्लड वेसल्स यहाँ ट्यूबुलर सेक्शन में माल्पिगियन बॉडी में पहुंचाई हैं। पहली ये आने वाली ब्लड वेसल जो ब्लड को अंदर की ओर लेके जा रही है, इस ब्लड वेसल का नाम हम रखते हैं, या होता है, हम नहीं रख रहे, एक्चुअली में होता है, इसको कहते हैं AFFERENT, एफरेंट एट्रियोल। इसका नाम हो गया एफरेंट एट्रियोल। द फंक्शन ऑफ एफरेंट एट्रियोल इज टू गेट द ब्लड इनसाइड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो मैल्पिगियन बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये यू शेप का जो स्ट्रक्चर है, जिसे एक्चुअल में हम जो कहते हैं वो नाम होता है बोमेन कैप्सूल। मैं लिख दूं एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, BOWMENS, बोमेन्स कैप्सूल। तो जो पहला स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन का यू शेप, that is called Bowman capsule. Inside the Bowman capsule, the afferent arteriole is coming with the blood. वो ब्लड जिसको हमें फिल्टर करना है, हमारी किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी, तो एफरेंट एट्रियोल ब्लड को लेकर के अंदर की ओर बोमेन कैप्सूल में पहुंचता है। आप देख रहे हैं बोमेन कैप्सूल की तरफ जाते हुए एफरेंट एट्रियोल जो है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है। थिकनेस कम होने का रीजन ये है कि जितना ही कम थिक जो है हमारा एफरेंट एट्रियोल होगा, ब्लड का प्रेशर उतना ज्यादा एफरेंट एट्रियोल की वॉल्स पे पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि ब्लड का 90% प्लाज्मा पार्ट जो है, 65% पार्ट जो है वो प्लाज्मा का होता है। तो आप यहाँ पर समझिएगा 55% वाले प्लाज्मा पार्ट को जब थिन वॉल्ड एफरेंट एट्रियोल से निकाला जाएगा, तो हाई प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि एफरेंट एट्रियोल जो होती है उसकी वॉल बहुत पतली होती है, और ज्यादा प्रेशर की वजह से छोटे मॉलिक्यूल लिक्विड प्लाज्मा वाला पार्ट फिल्टर आउट होकर के बाहर आ जाता है। फिल्टर आउट होकर के बाहर आने की वजह से ब्लड का जो पार्ट है उससे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पार्ट, मैक्रोमोलिक्यूल्स और हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फिल्टर आउट नहीं होती हैं। रेस्ट पार्ट जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का हो गया, यूरिया का हो गया, कुछ पार्ट हमारे अमीनो एसिड्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज का पार्ट हो गया, ये फिल्टर आउट हो जाते हैं कहाँ? इसी वेब लाइक स्ट्रक्चर में जो एफरेंट एट्रियोल के आगे बढ़ने पर बनता है। इस सीव लाइक स्ट्रक्चर का अगर हम नाम पूछा जाए तो इसका नाम हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस। सो एक बार फिर से मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ही हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में फिल्टर करने के लिए ब्लड को एफरेंट एट्रियोल के थ्रू बोमेन्स कैप्सूल के अंदर लेकर के आते हैं, एफरेंट एट्रियोल आगे बढ़ते हुए पतली होती जाती है। ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से और एफरेंट एट्रियोल के कम थिकनेस हो जाने की वजह से, पतली हो जाने की वजह से अंदर की ओर ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। फिल्टर होने की वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं, और इस ग्लोमरुलस के थ्रू फिल्टर हो करके हमारे आगे के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर सेक्शन में पहुंचते हैं। इस फिल्टर आउट होने वाले सब्सटेंस को नाम दिया जा सकता है फिल्टरिंग सब्सटेंस।
filtering substance called ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट। इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट। मीन्स आप कह सकते हैं जो ब्लड फिल्टर होकर के ग्लोमरुलस के थ्रू आगे के ट्यूबुलर सेक्शन में पहुंच रहा है, वह ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट है। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसको पहला ट्यूबुलर सेक्शन हमारे नेफ्रॉन का मिलता है, दैट इज कॉल्ड पीसीटी। ये जो आप पास में, इतना पास में जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्वुलेटेड है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम पीसीटी कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के आगे जो स्ट्रक्चर है वो लूप ऑफ हेनले है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। आज हमें यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ना है, तो सीधी से हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जैसे ही ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट आगे की ओर बढ़ता है, इस समय इस ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट में कौन कौन सी चीजें हैं तो हम देख लेते हैं। इट कंसिस्ट सम थिंग्स। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाकर, रेक्टेंगल बना करके लिख दे रहा हूँ। इसमें Na पॉजिटिव होगा, सोडियम आयन होगा, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर अमीनो एसिड्स होंगे। मैं शॉर्ट में AA लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। यहाँ पर यूरिया प्रेजेंट होगा, जो मेन कंपोनेंट है यूरिन जिसके नाम पर कहा जाता है। यहाँ पर क्रिएटिनिन होगा, यहाँ पर अमोनिया का कोई पार्ट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, कुछ सब्सटेंस जो है यहाँ पहुंच जाते हैं, और इन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस यूरिया का कंपोजिशन क्रिएट करती है, यूरिन का कंपोजिशन क्रिएट करती है। इसमें आप यूरिक एसिड भी बढ़ा सकते हैं, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट क्या है? तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट जो है वो फिल्टर आउट हुआ ब्लड है, जो ग्लोमरुलस के थ्रू फिल्टर होकर के कहाँ प्रेजेंट पहुंचता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। एक्चुअल में जब ये यहाँ पहुंच रहा है तो मैक्सिमम वाटर भी प्रेजेंट होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, इसकी फिल्टरिंग 125 ml पर मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में जो 125 ml क्वांटिटी है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट की, वो फिल्टर आउट होकर के यहाँ पहुंच जाती है। अब अगर 1 मिनट में 125 है तो आप अगर कैलकुलेशन कर लें तो अबाउट 80 ml, अबाउट 80 लीटर, नॉट ml, 80 लीटर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा इन अ डे, एक दिन में। अब इतना यूरिन तो पास आउट होना नहीं है एक दिन के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग में, तो ये फिर फिल्ट्रेट चला कहाँ जाता है? तो उसी की प्रोसेस को आगे आप समझेंगे। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी है, यहाँ मैक्सिमम अराउंड 80 to 85% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस तरह से आगे की जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की, उसको 3 तरह से या 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। मैं स्टेप्स लिख दूं आपके लिए, स्टेप्स बहुत इजी हैं, नाम बहुत टफ नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पर, इसकी जरूरत भी नहीं है, आपको हम बता चुके हैं। तो आप पिछले लेक्चर वीडियो में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। 3 स्टेप्स जो होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। नंबर 1 स्टेप इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या इसका एक और नाम होता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन।
Second, number one. Number two is the reabsorption. Reabsorption. Number two is the reabsorption. And number three is called tubular secretion. तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्वेश्चन ये पूछ देते हैं व्हाट आर द स्टेप्स या what are the three steps of the urine formation, then answer will be ultrafiltration, reabsorption and tubular secretion. अल्ट्राफिल्ट्रेशन, व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो वो हमने यहीं आपको दिखाया कि जैसे ही एफरेंट एट्रियोल के थ्रू ब्लड वोमेन कैप्सूल में पहुंचता है, एफरेंट एट्रियोल आगे बढ़ते हुए पतली हो जाती है, ब्लड के प्रेशर बढ़ने की वजह से और एफरेंट एट्रियोल के पतले होने से जो प्रेशर बढ़ता है उससे हमारा ब्लड फिल्टर आउट होता है और फिल्टर होकर के मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोड़ करके प्लाज्मा, लिक्विड और ये सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं और जो नेफ्रॉन का आगे का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी है वहां पहुंचते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं तो पीसीटी जो है इसका फंक्शन है, ये पीसीटी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करता है. तो हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं. जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है. किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होगी वो हमारे यूरिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आए हुए इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जिनका यूरिन में प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, इवन हमारी बॉडी के लिए नुकसान भी है, उन चीजों को वापस ले लिया जाएगा. जैसे वाटर जो है 80 to 85% वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. सेकंड, ग्लूकोज का यूरिन में जाना डायबिटीज को बढ़ाना है, इसलिए ग्लूकोज बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, इसे भी वापस ले लिया जाता है. अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर प्रोटीन के बेसिक यूनिट माने जाते हैं, तो इसलिए इनका भी यूरिन में पहुंचना जरूरी नहीं है बल्कि बॉडी के अंदर रहना जरूरी है, इसलिए अमीनो एसिड्स का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. इसी तरह से बॉडी के अंदर सोडियम आयन और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं जिनको बॉडी में रहना जरूरी है, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है. एंड द रीअब्जॉर्प्शन अकर बाय अ स्पेसिफिक प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्टिव that process is called the active reabsorption. या आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह के जो है डिफ्यूज ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी. तो हम लोग जो है ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन जो बोलते हैं उसे पैसिव और जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनका एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल. और ये एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल आते कहां से, तो ये जो हमारी सेल्स होती हैं नेफ्रॉन की वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं. इसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. रेस्ट अगर हम वाटर जो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया जाता है उसकी बात करें तो उसका रीअब्जॉर्प्शन पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. पैसिव रीअब्जॉर्प्शन डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ये अपने आप होता है कंसंट्रेशन बेस्ड. जितना यूरिन का कंसंट्रेशन होना चाहिए विद वाटर उतना कंसंट्रेशन सिर्फ हमारी बॉडी सेंस के थ्रू पहुंचाती है और वाटर जो एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है. तो यहाँ पीसीटी का क्लियर हो गया फंक्शन. आफ्टर पीसीटी लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले जो होता है, इस लूप ऑफ हेनले में जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, देखिए रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हर जगह होगी, जितना भी ट्यूबुलर सेक्शन है इन सभी जगह रीअब्जॉर्प्शन होगा.
और इन सभी जगह रीअब्जॉर्प्शन होगा। बस क्या है, याद हमें रखना है कि इनसाइड द पीसीटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। ये बात आप भूले ना बिल्कुल भी। तो लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले में लूप ऑफ हेनले इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कितना परसेंट होता है, तो 15 to 20% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। H2O जो है वाटर, वो 15 to 20% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बचा हुआ पार्ट जो होता है Na पॉजिटिव का या फिर ग्लूकोज का, इन पार्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, लूप ऑफ हेनले में। नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले के बाद हम बात करते हैं डीसीटी की। सो डीसीटी दैट इज द आल्सो कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी के अंदर रिमेनिंग पार्ट जिसका रीअब्जॉर्प्शन होना रह रहा है वो रह जाते हैं 10 to 15% वाटर। अभी 10 to 15% वाटर, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्टिकल रह गया, लाइक ग्लूकोज का कोई पार्ट रह गया, सोडियम आयन रह रहा है, पोटेशियम आयन का पार्ट रह रहा है, या हाइड्रोजन आयन का कोई पार्ट रह रहा है जो बॉडी के लिए जरूरी है, उसको यहाँ डीसीटी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे हमारे यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर किसी भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू नहीं होता है। ये बात हमें याद रखनी है, रीअब्जॉर्प्शन। देन आफ्टर द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड द ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन एक्चुअली ये जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट हो गया, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, ये जो पूरा पार्ट हो गया, इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें इपिथेलियल सेल्स होती हैं। इपिथेलियल सेल्स आपने अगर एनिमल एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको याद होगा, इपिथेलियल सेल्स का मतलब हो गया, ईपी मीन्स होता है ऊपर, किसी भी ऑर्गन के ऊपर लिनिंग बनाने के लिए जो सेल्स होती है उन्हें इपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो ये इपिथेलियल सेल्स हैं तो सेल ही अपने अंदर कई ढेर सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी करेंगी। जैसे अभी मैंने बताया था रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो इस पूरे यूरिन फॉर्मेशन में रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी और होती हैं। उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो बाई प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे क्रिएटिनिन अगर बन जाता है, यूरिक एसिड बन जाता है, तो उन चीजों को अगेन ट्यूब के अंदर सेक्रेट कर दिया जाता है। ट्यूब इन द सेंस यही हमारी जो पीसीटी या लूप ऑफ हेनले या डीसीटी की ट्यूब है, इसके अंदर अगेन सेक्रेट कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। इस ट्यूबुलर सेक्रेशन के स्टेप के बाद जो यूरिन है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ हमारे इस ग्रीन पार्ट में पहुंचता है, और इस ग्रीन पार्ट का नाम पहले भी मैंने आपको बताया था और फिर से बताते हैं, इट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। और मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि कैसे और क्यों। तो एक बार फिर से फुल प्रोसेस को मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से, जिससे अगर कहीं बीच में कॉन्सेप्ट बिगड़ा हो तो समझ में आ जाए। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में मेजर ऑर्गन जो है वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के पास में ब्लड लेकर के एफरेंट एट्रियोल पहुंचती है। एफरेंट एट्रियोल आगे की ओर बढ़ती हुई पतली होती चली जाती है, और नेफ्रॉन के सबसे पहले पार्ट यू शेप्ड के इस पार्ट बोमेन कैप्सूल के अंदर पहुंचती है। बोमेन कैप्सूल के अंदर पतली होने की वजह से
इसमें ग्लोमेरुलस का फिल्टर रेट जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड फिल्टर आउट होकर के बाहर निकलता है। इसमें ब्लड कंप्लीट बाहर ना आकर के ब्लड के अंदर प्रेजेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही बाहर फिल्टर आउट होते हैं। बाकी प्रोटीन वगैरह का पार्ट जो है वो बाहर अगेन निकल जाता है। और यहाँ इफरेंट एट्रियोल प्रेजेंट है। इस इफरेंट एट्रियोल के थ्रू ये वापस जो है चला जाता है। तो इस इफरेंट एट्रियोल का पार्ट हम अभी आगे इसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें क्या हो गया कि आपका ब्लड जो है फिल्टर आउट हुआ। जो ब्लड फिल्टर आउट होकर के आगे की ओर पहुंचता है ट्यूबुलर सेक्शन में, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ढेर सारे सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड और वाटर। ज्यादातर वाटर ही है। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो इसमें सेकंड स्टेप शुरू होता है जिसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पूरे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में होती है। ये ट्यूबुलर पार्ट पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले है। पहले लूप ऑफ हेनले बोलिए देन डीसीटी बोलिए। तो पीसीटी में जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, सबसे ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यही होता है, अराउंड 80 to 85%। ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं वो यहीं पर फिल्टर आउट कर ली जाए, वही यहीं पर रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसके बाद में पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन वाटर का 15 to 20% होता है। रेस्ट जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रह रहे हैं उन्हें भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। देन आफ्टर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें डीसीटी मिल जाता है जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रिमेनिंग 10 to 15% वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है और ये जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंच जाता है। यहीं पर थर्ड स्टेप शुरू होता है जिसे हम ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। एक्चुअली ये थर्ड स्टेप साइमल्टेनियसली साथ में चलता रहता है जब यूरिन आगे की ओर ट्यूब में बढ़ रहा होता है। जब यूरिन आगे की ओर ट्यूब में बढ़ रहा है उसी समय जो ट्यूब का सेक्शन है, ट्यूब की जो इपिथेलियल सेल्स हैं, ये भी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कर रही हैं। इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू निकला हुआ जो सब्सटेंस है और बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस सब्सटेंस को अगेन इसी ट्यूब में सेक्रेट कर दिया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसके बाद में कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन हो जाने के बाद यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में पोर कर दिया जाता है और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को यहां से, आप यहां से देख रहे हैं ये कलेक्टिंग डक्ट लेके आए, ये पेल्विस वाले पार्ट में ले आती है। पेल्विस वाले पार्ट से यूरिन यूरेटर में पहुंच जाता है। आगे की प्रोसेस यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी पास आउट हो जाती है। ये सब आपके यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस की पूरी थ्योरी है, पूरी कहानी है। आप वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजिंग लगता है तो एक बार रिवाइंड करके देखिए। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के पिछला लेक्चर पहले देखें। उसमें मैंने आपको कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाया है। एक छोटी सी चीज और रह रही है उसे भी बता देते हैं। जैसे ही इफरेंट एट्रियोल बाहर की ओर आती है, इफरेंट एट्रियोल से मैंने ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर पूरे यूरेटर के, पूरे जो हमारा जो नेफ्रॉन था उसके ट्यूबुलर सेक्शन के साथ चलाया है। इस ग्रीन कलर के इस पार्ट को नाम दिया जाता है वासा रेक्टा और इसका काम है किसी भी तरह का सब्सटेंस जो बॉडी के लिए जरूरी है उसको एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में वापस ले आए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आई थिंक आपको यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस समझ आई होगी। अगर नहीं आई है, कहीं पे कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सकेगा तो इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई कमेंट बॉक्स में चीजें हैं तो लिखने से भी शायद मैं आंसर करूं तो डाउट क्लियर हो। वीडियोस अगर ठीक है, अगर आपको आपके मन का कंटेंट मिल पा रहा है, अगर आपके डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं तो इन वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए और दूसरे बच्चों तक भी भेजिए जिससे उन्हें भी अगर किसी कंटेंट में प्रॉब्लम है तो उन तक भी वीडियो पहुंचे। थैंक यू एवरीवन अगेन।
26 जनवरी, 26 ऑफ जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे अब हम सभी ऐसे ही हमेशा मनाते रहें।